गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +2 क्लास हिस्ट्री लेसन थर्ड पार्ट इसका फिफ्थ आज स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक हमारा लेखक और तिथियां, डेट और राइटर। तो देखते हैं यह ग्रंथ किसने लिखा। अभी हम महाभारत और रामायण की बात करते हैं तो इस प्रश्न के कई उत्तर है। मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय एवं उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। यस, जैसे अपने लोकल लैंग्वेज में हम चारण भाट बोल देते हैं, जो लोगों की लोगों के बारे में विजय और उपलब्धियों मतलब बातों को बड़ा चढ़ा के बताते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ है, पहले ओरल होता था। आज जो हमारे जो ग्रंथ है वो लिखे गए हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा है। काल था जब वह काल था तब कुरु और पांचाल इनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती थी। मातर सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई। इनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है, जैसे लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी। जब विष्णु देवता की आराधना जब भक्ति करते थे तो श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से है, जो मुख्य नायक है इस एपिसेंटर जो टेक्स्ट है महाभारत, तो इसमें कृष्ण मुख्य है। विष्णु का रूप बताया जाता है कृष्ण का। कालांतर में लगभग 200-400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बेहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इस समय परिवर्तनों परिवर्धनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभव 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1 लाख श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। तो हम बात करते हैं महाभारत। तो महाभारत किसने लिखी? ऋषि व्यास ने लिखी है। सुदर्शना की खोज। महाभारत में एक अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण है। 1951 से 52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश के हसनापुर नामक गांव में उत्खनन किया, माइनिंग की। तो क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हसनापुर था? तो हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के उत्तरी दोआब वाले क्षेत्र में पुरस्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित इशारा करता है। ये पुरस्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बेबी लाल जो है पुरातत्ववेत्ता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, यहाँ आबादी के 5 सत्रों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से दूसरा तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में जो बीबी लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली, किंतु मिट्टी की बनी जो दीवारें हैं और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिली है। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर के लिए बी डॉक्टर बीबी लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें सोस्ट घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वेले कूपों का इस्तेमाल और कुओं मल की निकासी भी गंदी नालियों के लिए गर्तों का दोनों ही रूपों में किया जाता था। क्या नगर का यह जो चित्रण है महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में जोड़ दिया, जब इस क्षेत्र में दूसरे नगरों का विकास हुआ। यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य जो प्रूफ है एविडेंस के साथ तुलना करे उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की जो सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा जो द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है, यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों
ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। तो वर्तमान वर्तमान इतिहासकारों का ये सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह जो संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी अर्जित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में असामान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं, यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि से में बहुपति प्रथा असामान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन थी। यह भी कहा जाता है कि युद्ध केस में स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक जो स्रोत है इस तथ्य की ओर पुष्टि करते कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह प्रणाली थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ भिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती है जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, एक गतिशील ग्रंथ है महाभारत। तो महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों अन्य लोगों को समुदायों के बीच कायम हुए। उन्हें कहानियाँ जिनका उद्भव एवं क्षेत्र विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्या की गई। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। तो ये लेसन आपका कंप्लीट है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।